हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक नई क्लास हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ये जो सब्जेक्ट कोड रहेगा BANC 114, ये सब्जेक्ट कोड रहेगा। एंथ्रोपोलॉजी का ये सब्जेक्ट रहने वाला है और सब्जेक्ट का नाम है भारत का मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इंडिया। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, मानव विज्ञान के अंदर हमने पहले भी कई क्लासेस करवा रखी हैं ऑलरेडी। आप उन क्लासों पर अगर चाहें तो देख सकते हैं, हमारे वीडियो फीड में वो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। बाकी इस पर्टिकुलरली सब्जेक्ट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि कई बार पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं, तो इसीलिए हम ये अब आपके लिए क्लास लेकर के आए हैं। आप ये वीडियो शुरू होने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप प्लीज हमारे पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। अब हम अपने ये क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसके अंदर प्रश्न है वो है, वर्ण और जाति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। आपने हमेशा सुना होगा कि आप किस वर्ण से हो या आप किस जाति से हो। देखिए, जाति जो है वो अलग चीज है और वर्ण जो है वो एक अलग चीज है। अब हम इसमें समझेंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण एक सैद्धांतिक 4 स्तरीय श्रेणी है जिसमें ब्राह्मण आते हैं, क्षत्रिय आते हैं, वैश्य आते हैं और शूद्र आते हैं, जो कर्म और गुणों पर आधारित है। वर्ण जो व्यवस्था है वो 4 स्तरीय है, जिसमें ब्राह्मण आ गए सबसे पहले, फिर क्षत्रिय आ गए, फिर वैश्य आ गए और शूद्र आ गए। और ये किस पे डिपेंड करती है? आपके कर्म और गुणों पर आधारित होती है। जबकि जाति जन्म आधारित स्थानीय समूह है जिसमें कठोर व्यवसाय और खान पान के प्रतिबंध होते हैं। जाति जो होती है, हर इंसान अपने जन्म से ही अपनी जाति लेकर के पैदा होता है। जिसका भी जिस कुल में जन्म हुआ है या जिस जाति में जन्म हुआ है, पूरी लाइफ वो उसी जाति या कुल का कहलाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? खान पान के प्रतिबंध होते हैं। ठीक है। व्यवसाय, इसमें कठोर व्यवसायिक होता है। पर वर्ण जो है, वर्ण अखिल भारतीय स्तर पर समान है, लेकिन जातियां श्रेणी स्तर पर बटी होती हैं। यानी कि जातियां जो रहेंगी ये क्षेत्रीय स्तर पर भी बटी होती हैं, पर वर्ण जो है वो अखिल भारतीय स्तर पर एक रूप में रहेगा, समान रहेगा, कभी भी चेंजेस नहीं होंगे। और जातियां जो है वो क्षेत्रीय स्तर पर बटी होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। भारतीय समाज और संस्कृति के अध्ययन के लिए सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य, सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव की चर्चा कीजिए। अब ये सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य क्या होता है, सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव क्या होता है, उस पर हमें समझना है। इस परिप्रेक्ष्य में मुख्य रूप से निर्मल कुमार बोस और सुजीत सिन्हा द्वारा प्रतिपादित के अनुसार भारतीय समाज को केवल जनजातीय या स्तर पर नहीं, यानी कि ये जो दो मानव शास्त्री हैं, निर्मल कुमार बोस और सुजीत सिन्हा, उनके अनुसार क्या है, भारतीय समाज को केवल जनजातीय या ग्राम स्तर पर नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और निरंतर चलने वाली सभ्यता के रूप में समझा जाना चाहिए। भाई, हमारा जो जुड़ाव है वो सिर्फ एक ऐसी जनजाति से थोड़ी ना है जो कि ग्राम स्तर पे और इसके अलावा कुछ नहीं। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है वो ऐतिहासिक रही है, और ऐसी ऐतिहासिक वो सभ्यता हमारी रही है जो कि निरंतर चलने वाली सभ्यता है। भारत के अंदर अगर हम देखें तो मानव उत्पत्ति जो है भारत के अंदर भी वो काफी पुराने समय से चल रही है। सिर्फ ये 2-4 हजार साल वाली बात नहीं है। अगर आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता को भी अगर आप पढ़ोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के भी जो साक्ष्य मिले हैं, तकरीबन तकरीबन 7 से 8 हजार साल पुराने साक्ष्य ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो हम जो है, ये हमारी जो सभ्यता है, भारत की जो सभ्यता है वो एक निरंतर चलने वाली सभ्यता है। इसमें सांस्कृतिक परंपराओं और तीर्थाटन जैसे वृद्ध भारतीय नेटवर्क के प्रभाव को केंद्र में रखा जाता है। यानी कि हमारे यहाँ की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं और जो तीर्थाटन है, मतलब के तीर्थ स्थानों पर जो हमारा आना जाना होता है, ये आज से थोड़ी ना है, ये तो एक बहुत पुराने समय से है। आपने महाभारत में पढ़ा होगा या आपने रामायण में पढ़ा होगा कि पहले भी ऐसे तीर्थाटन हुआ करते थे, तीर्थ स्थान हुआ करते थे, जहां पर जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे उनका क्या लगा रहता था, हमेशा आना जाना लगा रहता था। तो ये जो है, ये भारतीय नेटवर्क के प्रभाव को केंद्र में रखा जाता है। ये हमारा जो है एक तरीके से सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य है ये हमारा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। भारतीय जनसंख्या के प्रजातीय और भौगोलिक वितरण, ज्योग्राफिकल एंड रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन का वर्णन कीजिए। BS गुहा के वर्गीकरण के अनुसार भारतीय आबादी को मुख्य रूप से 6 प्रमुख प्रजातियों में बांटा जा सकता है। BS गुहा जो है ये भी एक मानव विज्ञानी है। ठीक है। और इन्होंने
भारतीयों को 6 अलग अलग प्रजातियों में बांटा है। यानी कि आप जैसे जानते होंगे आप कि भारत जो है बहुत विशाल है। भारत के अंदर इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे मतलब के अलग अलग क्षेत्र हैं। तो सारे जितने भी भारतीय हैं, क्या सारे एक समान एक जैसे हैं? बिल्कुल भी नहीं। सबका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, फेस कटआउट है, सबका अलग अलग है। और यही बात कही है बीएस गुहा ने। उन्होंने 6 एक तरीके से प्रमुख प्रजातियों में हमें बांटा है, जिसमें है नेग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, मैंगोलॉइड, मेडिटेरेनियन जो कि भूमध्य सागरीय भी कहलाते हैं, और पश्चिमी ब्रैकिसेफल और नॉर्डिक। ये 6 प्रमुख प्रजातियों में बीएस गुहा ने हमें बांटा है। क्योंकि आप अगर देखोगे कि जो दक्षिण में रहने वाले भारतीय हैं, जिन्हें साउथ इंडियन कहा जाता है, क्या वो नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले भारतीयों के समान हैं? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो दक्षिण में रहने वाले भारतीय हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनका फेस कट, उनकी त्वचा का रंग अलग है, और जो नॉर्थ ईस्ट साइड के रहने वाले हैं भारतीय, उनका अलग है। उनको अगर आप देखोगे, उनका चेहरा थोड़ा चपटा होता है, आंखें थोड़ी सी अलग, उनका आंखों का फैलाव अलग होता है। और वहीं अगर आप साउथ इंडियंस को देखोगे तो उनकी आंखों का फैलाव ठीक है, लेकिन बालों का जो उनका घुमाव होता है वो अलग होता है। फिर उनका कद अलग होता है, उनका त्वचा का रंग अलग होता है जो नॉर्थ ईस्ट साइड पे है उनसे। तो ये इस तरीके से बहुत सारी विविधताएं हैं भारत के अंदर। अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो समूह रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर है, अलग अलग बॉडी का उनका एक तरीके से कलर है। और जो उनके दिखने वाले, जो उनके मतलब के एक तरीके से जो दिखने वाले उनके पूरा बॉडी है, जैसे अगर आंखों को लीजिए, बालों को लीजिए, जितने भी ऑर्गन हैं दिखने वाले जो हैं, ये क्या है, एक तरीके से अलग है। तो ये सारी विविधताएं हैं भारत की। भूगोलिक रूप से इन समूहों का फैलाव भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग ऐतिहासिक और पारिस्थितिक कारणों से हुआ है। देखिए, जो भी जहां पर रह रहा है, वहां की जो भी जलवायु है, उसके हिसाब से उनका क्या हुआ है, एक तरीके से उनका उसमें ही रहन सहन हुआ है। तो वहां की परिस्थिति के हिसाब से उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, या उनका जो भी बॉडी का मतलब के शेप है, या बॉडी जिस तरीके से उनकी बॉडी शो होती है, वो उस वजह से है। अगर हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट साइड पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है ना, वहीं अगर हम साउथ में देखेंगे तो बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। तो दो दो अलग जलवायु हो गई ना। तो जलवायु का प्रभाव जो क्या होता है, बॉडी के ऊपर ही पड़ेगा हमारी। तो बॉडी के ऊपर पड़ने की वजह से जलवायु जो हमारी बॉडी को चेंज करती है, वो उसी वजह से ही ये बॉडी में एक तरीके से चेंजेस आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चलते हैं, अगला जो प्रश्न है यह है संस्कृतिकरण, संस्कृतिटाइजेशन की अवधारणा क्या है, इसके मुख्य अभिलक्षण बताइए। एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दी गई इस अवधारणा के अनुसार कोई निचली जाति या जनजाति अपने रीति रिवाजों, कर्म कांडों और विचारधारा को उच्च गोज जातियों की जीवन शैली के अनुरूप बदलती है। अब एम.एन. श्रीनिवास क्या कह रहे हैं, उनकी क्या अवधारणा है? वो कहते हैं कि जो भी निचली जातियां हैं, ये क्या करती हैं, जो इनके रीति रिवाज हैं या कर्म कांड हैं और विचारधारा हैं, उनको उच्च जातियों की जीवन शैली के अनुरूप, जैसे बड़ी जातियां करती हैं, जैसे उनकी सांस्कृतिक विरासत हैं, जैसे उनकी जीवन शैली है, उनके अनुरूप बदलती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक स्थिति, सोशल मोबिलिटी को ऊपर उठाना होता है। ठीक है, तो ये वजह रहती है जिसकी वजह से संस्कृतिकरण की तरफ लोग बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, और हमारे पेज को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक कर दे करिए। आप हमारे लिए अप्रिशिएशन में कमेंट में भी लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वीडियोस तैयार कर सके। थैंक यू सो मच।